हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? सभी को बढ़िया हो, शानदार हो। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक होगा वो एनसीईआरटी क्लास 9th का होगा। तो जितने लोग अभी तक चौथा चैप्टर कंप्लीट नहीं किए होंगे वो पहले कर लो, उसके बाद ये करना है, ठीक है। तो हम लोग का जो पांचवा चैप्टर है उस चैप्टर का नाम क्या है भाई? यूक्लिड के ज्यामिति का परिचय, प्रश्नावली 5.1। इसमें एक ही लेक्चर है और पांचवा चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। ये वन शॉट, सिर्फ एक वीडियो आपको देखना है, पांचवा चैप्टर कंप्लीट। चौथा चैप्टर कंप्लीट करवा चुके हैं पिछले वीडियो में, उसमें 2 लेक्चर हुआ है, 4.1 का और 4.2 का, तो वो पहले आप देख लो। उसके बाद ये वाला कर लेना, या फिर पहले ये देख लो, उससे पहले या फिर बाद में, किसी भी तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि वो चैप्टर से इसमें कोई लिंक नहीं है, ये बिल्कुल अलग है, वो बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। देखो, पहला सवाल, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं? अपने उत्तरों के कारण दीजिए। यानी इसमें सत्य और असत्य आपको बताना है, ठीक है। देखो, पहला, एक बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, ये सत्य है या असत्य? आपको ये बताना है। तो देखो, समझने की कोशिश करते हैं। ये मान लो कि कोई पॉइंट है, पॉइंट को ही तो बिंदु बोलते हैं, ठीक है। ये कोई पॉइंट है, आप बोलोगे ठीक है सर। तो इस पॉइंट से कोई रेखा ऐसे भी गुजर सकती है, कोई ऐसे भी गुजर सकती है, कोई ऐसे, 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 बहुत सारी रेखाएं गुजर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? देखो, सवाल पहले ढंग से पढ़ो कि एक बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, तो ये तो असत्य है। इसका उत्तर आप लिखोगे असत्य, ठीक है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि रीजन यहाँ मैंने आपको बताया कि एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है, बहुत सारी रेखाएं गुजर सकती है, इसीलिए। और लेकिन सवाल बोल रहा है कि केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, इसीलिए ये गलत है, ठीक है। दूसरा, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं। देखो, दो भिन्न बिंदु, एक पॉइंट ये ले लो और दूसरा पॉइंट ये ले लो, ठीक है। तो इससे जब हम एक लाइन को या रेखा को जब गुजारेंगे तो केवल और केवल एक ही रेखा गुजरेगा, ठीक है। दो पॉइंट से केवल एक रेखा गुजरेगा, अनंत नहीं गुजरेगा, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तीसरा, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। इसको समझ लेते हैं। एक शांत कोई रेखा बिल्कुल शांत है, ठीक है, तो इसको आप इधर भी बढ़ा सकते हो और इधर भी बढ़ा सकते हो, दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। यानी कि ये जो बात बोल रहा है ये बिल्कुल और बिल्कुल सत्य बोल रहा है, ठीक है। तीसरा सत्य। चौथा, यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती है। ये भी सत्य है भाई। यदि दो वृत्त बराबर है, जैसे कि एक ये सर्कल है और ये सर्कल है, और अगर ये दोनों क्या है, बराबर है, तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती है। तो आप बोलोगे यस सर, ये भी सत्य है, बराबर होगी। यदि वृत्त ही बराबर है तो त्रिज्या भी बराबर होगा। तीसरा, ये आपका ए है, बी है, ये पी है और ये क्यू है, और ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है। अब बोला गया है कि आकृति 5.9 में, यानी यही वाला आकृति आपका 5.9 का है, ठीक। ए बी बराबर पी क्यू है, पी क्यू बराबर एक्स वाई है, तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा। तो आप बोलोगे सर यस, ये सही है, सत्य। कैसे? देखो, ए बी बराबर क्या है? पी क्यू है, और पी क्यू बराबर क्या है? एक्स वाई है। जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ए बी बराबर, देखो, पी क्यू की जगह आप ऐसे लिख सकते हो, पी क्यू बराबर एक्स वाई। पी क्यू की जगह पे आप ऐसा नहीं लिख सकते। देखो, पी क्यू बराबर ही तो एक्स वाई है, तो ए बी का ए बी और पी क्यू की जगह पे आप एक्स वाई लिख दो। आप बोलोगे ठीक है सर, यानी ए बी बराबर एक्स वाई भी होगा, यानी ये सत्य है, ठीक है। दूसरा सवाल पे हम लोग चलते हैं। दूसरा सवाल देखिए, सवाल बहुत ही लंबा लिखा था, बट उसका कोई मोटिव है नहीं, हम डायरेक्ट लिखेंगे, प्रत्येक की परिभाषा दीजिए, ठीक है, परिभाषा ही लिखना था। तो पहला है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं किसको बोलते हैं? देखो, समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये दो लाइन है,
अगर इसके बीच का डिस्टेंस, ठीक है, अगर इसके बीच का डिस्टेंस सेम हो, ठीक है, मान लो अगर ये डिस्टेंस डी है, ये भी डी है, ये भी डी है, ये भी डी है, हर जगह पे सेम है, यानी ये जो रेखा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समांतर रेखा बोलेंगे, ठीक है, समांतर रेखा बोलेंगे। तो अगर आप इसको परिभाषित करोगे तो क्या लिखोगे कि दो रेखाओं के बीच का अगर डिस्टेंस सेम हो या समान हो तो उन दोनों रेखाओं को हम समांतर रेखा बोलेंगे, ठीक है। लंब रेखाएं देखो, लंब, ये एक रेखा हो गया, दूसरा रेखा इस पे अगर 90 डिग्री का एंगल बना दे तो उसको क्या बोलेंगे, लंब रेखा, ठीक है। एक रेखा और ये दूसरी रेखा अगर इस पे समकोण पर काटती हो, ऐसा भी बोल सकते हो कि समकोण पर काटती हो, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाती हो, तो उस रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे, लंब रेखा। ये बस समझना है, ठीक है। आप लाइन लिख सकते हो जैसा हम बोल रहे हैं, जैसे कि समांतर रेखाओं में क्या लिखोगे कि दो रेखाओं के बीच का डिस्टेंस अगर समान हो, चलो छोड़ो लिखवा ही देते हैं, दो रेखाओं के बीच की दूरी समान हो तो वे रेखाएं समांतर होती है, ठीक है, समांतर होती है। ये लाइन आप लिख लेना। दूसरा लंब रेखा में देखते हैं, जब एक रेखा दूसरी रेखा को समकोण पर काटता हो तो उसे लंब रेखाएं बोलेंगे। तीसरा रेखाखंड, देखो रेखा ये हो गया और खंड का मतलब होता है टुकड़ा, ठीक है, यानी ये एक रेखा के बीच में कहीं भी एक टुकड़ा ले लो, जैसे ये हम ले लिए एक टुकड़ा ए और बी, ठीक है, इस रेखा का ये एक टुकड़ा है, तो यही हुआ हमारा रेखाखंड, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो रेखा का एक टुकड़ा लिख सकते हो, या फिर यहाँ पे डायरेक्ट आप दिखा सकते हो कि ए बी एक रेखाखंड है, ठीक है, रेखाखंड है। आगे वृत्त की त्रिज्या, देखो ये आपका आ गया वृत्त, तो ये जो अभी हम ड्रॉ किए ना, ये वाला, ये जो ऐसे ऐसे जो है, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे परिधि, ठीक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, आप बोलोगे सर इसको हम लोग बोलेंगे परिधि, ठीक है, परिधि बोलेंगे। जैसे एक तरह से लंबाई ही होता है, यानी ये मान लो कि सर्कल के टाइप का कोई आप रस्सी ले लो, ठीक है, और उसको जब आप फिर सीधा करोगे तो उसका लेंथ कितना, वही परिधि होता है, ठीक है, समझ में आया। कि कोई भी आप एक सर्कल मान के चलो कि आपने 10 मीटर का ले लिया और उसको सर्कल बना दिया, फिर से आप जब उस रस्सी को खोलोगे यानी लेंथ उसका जब मापोगे तो वो 10 मीटर ही रहेगा, आप बोलोगे ठीक है, तो यही परिधि हो गया, ये वाला, ये जो ऐसे घुमाई परिधि है, और इसके बीच में एक सेंटर होता है कहीं ना कहीं, ठीक है, एकदम बीच में सेंटर होता है, तो इसको आप डिनोट कर सकते हो केंद्र, और इसको आप डिनोट कर सकते हो परिधि। तो परिधि से केंद्र तक का जो डिस्टेंस होता है, ये परिधि और ये केंद्र, इसके बीच का जो ये डिस्टेंस है ये वाला, यही हम लोग का क्या होता है, त्रिज्या, ठीक है। तो अब क्या बोलोगे वृत्त की त्रिज्या में, सीधा सीधा सिंपल भाषा में अगर हम बोलें तो बोलेंगे परिधि से केंद्र तक का डिस्टेंस या दूरी, केंद्र तक का दूरी को ही त्रिज्या बोलते हैं, को त्रिज्या कहते हैं, ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत है। नेक्स्ट, वर्ग किसको बोलते हैं, आप सभी को पता है,
कि वर्ग जो होता है उसका चारों साइड बराबर होता है, चारों भुजा बराबर होता है, और एंगल जो होता है वो सारा एंगल 90 90 का होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्या चीज लिखोगे बता दो जरा। आप बोलोगे सर यहाँ पे हम लिखेंगे चारों भुजा आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, चारों भुजा आपस में बराबर होते हैं, बराबर होता है, एवं चारों कोण, चारों कोण समकोण होता है। समकोण का मतलब पता ही होगा, 90 डिग्री समकोण होता है। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो 90 डिग्री। ठीक है, तो ये दूसरा कंप्लीट हो गया। ठीक, अब तीसरा का सवाल का कोई यूज नहीं है उतना, ना कभी जिंदगी में पूछा और ना कभी पूछेगा। तो सीधा चौथा देखते हैं। यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि ए सी बराबर बी सी है, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर हाफ ए बी है। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। देखो, एक आकृति हम खींच लेते हैं। आप बोलोगे ठीक है सर खींच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, खींच लिए। ठीक है, क्या बोल रहे, ए और बी, जैसा जैसा सवाल बोलेगा वैसे वैसे करते चलेंगे। ए और बी के बीच क्या बोला है, बिंदु सी स्थित है। तो बिंदु सी मैंने मान लिया कि यहाँ बिंदु सी है। ठीक, आप बोलोगे ठीक है, और दिया क्या है, दिया क्या है, आप बोलोगे सर क्या दिया है। तो यहाँ लिखना दिया है AC बराबर BC, AC बराबर BC दिया है, और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है AC बराबर हाफ AB, यही सिद्ध करना है। आप बोलोगे ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे चूंकि AC बराबर BC। ठीक है, ये आप कहाँ से लिखे, तो ये दिया है। ठीक, नेक्स्ट, अगर हम इधर क्या करें, AC में फिर से AC जोड़ दें और BC में फिर से हम AC जोड़ दें। ठीक है, दोनों तरफ हम क्या किए, AC जोड़ दिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो अभी आपको रीजन बताते हैं ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। देखो, आपको लाना क्या है, AB, इधर तो AC है, तो अगर इधर AC है तो AC को AC ही रहने दो। हम BC को AB कैसे बनाएंगे, देखो BC है, अगर यहाँ पे हम इसमें AC भी जोड़ देते हैं, ये तो BC है ही, और इसमें अगर हम AC ये वाला जोड़ देते हैं तो ये पूरा बन जाएगा, तो पूरा AB है, यानी इधर AB लाना है, इसीलिए हम क्या किए, दोनों तरफ AC जोड़ दिए। ठीक है, तो AC प्लस AC क्या हो जाएगा, 2AC, 2AC हो जाएगा, और इधर राइट साइड में क्या हो जाएगा, देखो BC और AC जुड़ जाएगा, ये वाला BC और ये वाला AC दोनों को हम जोड़ दिए, तो आप खुद देखो कि ये पूरा जुड़ गया, यानी कि क्या बन गया, AB बन गया। तो यहां से क्या हो जाएगा, इसीलिए AC बराबर AB, और ये दो हमारा कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। ये आ गया आपका प्रूफ्ड। ठीक है, नेक्स्ट, पांचवा नंबर देखते हैं। प्रश्न 4 में सी रेखाखंड AB का एक बिंदु कहलाता है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। ये बात बिल्कुल सही है कि एक जो रेखाखंड है उसका सिर्फ और सिर्फ केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। जैसे अगर आपने दो पॉइंट लिया तो इसका एक ही तो मिड पॉइंट होगा, एक ही तो मध्य बिंदु होगा, कहीं पे भी हो लेकिन एक ही मध्य बिंदु होगा। ठीक है, एक ही मिडिल चीज होता है, और दूसरा हो ही नहीं सकता। तो वही हमको क्या करना है भाई, प्रूव करना है। ठीक, ये तो आप सभी को पता होगा कि ऐसा होता है, लेकिन आप प्रूफ करके बताओ। तो यहाँ पे हम लिए कि एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, और इसके बीच में हम लोग दो पॉइंट ले लेंगे मिडिल वाला। जैसे मान लेते हैं कि ये पॉइंट सी एक मिड पॉइंट है, और एक पॉइंट डी जो है ये भी एक मिड पॉइंट है। ठीक है, दो मिड पॉइंट ले लिए, तो यहां हम लिखेंगे हल, लिखेंगे ए बी
रेखा रेखा का लिख लो। ए बी रेखा का मध्य बिंदु, दो मध्य बिंदु है, ठीक है, सी और डी है, सी और डी है। आप बोलोगे ठीक है सर। अब यहाँ ध्यान से सुनना, थोड़ा सा समझने वाला चीज है, उसके बाद बिल्कुल ही आपको आसान लगेगा पूरा चैप्टर। देखो, अगर ये वाला हम मिड पॉइंट माने, यहाँ साइड में समझो, देखो ये ए है, ये बी है, और मान लेते हैं ये मिड पॉइंट सी है। तो अगर ये मिड पॉइंट है यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर होगा, ठीक है। हम इसको मान लेते हैं कि ये आपका एक यूनिट है और ये आपका एक यूनिट है, ठीक। तो आप बोलोगे कि सर टोटल कितना हो जाएगा, ये और ये 2 यूनिट हो जाएगा, ठीक। यानी ए बी जो होगा, तो आप बोलोगे सर ए बी जो होगा वो 2 यूनिट होगा, और ए सी कितना होगा, आप बोलोगे सर ए सी जो होगा वो 1 यूनिट होगा, यानी ए बी का आधा है ए सी, ठीक। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि आपका जो ए सी है वो क्या है, ए बी का आधा है, यानी ए बी बटा 2। रीजन आपको मैंने यहाँ पे समझाया कि कैसे हुआ। यहाँ पे मान के दिखाएं कि ए और बी, इसका मिड पॉइंट सी है, तो ये दोनों बराबर होगा, यानी ये भी एक मान लो, ये भी एक मान लो। तो ए सी कितना है, एक है। और अगर पूरा ए बी लेते हैं, पूरा अगर हम ए बी लेते हैं तो ये कितना यूनिट है, 2 यूनिट है। ये 2 है और ये 1 है, यानी ए बी का आधा ही तो है। तो ए सी बराबर ए बी का आधा, इसको आप मान लो समीकरण 1, ठीक। सेम उसी तरह आप बी डी को ले लो। बी डी क्या है, तो ये दूसरा पॉइंट से समझते हैं कि एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है और इसके मध्य एक बिंदु है डी। फिर से वही चीज कि ये और ये बराबर हो जाएगा क्योंकि ये मिड पॉइंट है, तो इसको भी आप 1 यूनिट मान लो, इसको भी आप ये 1 यूनिट मान लो। तो ए बी जो होगा वो कितना होगा, आप बोलोगे सर 2 यूनिट होगा। और बी डी क्या होगा, बी डी, या फिर आप ऐसा कर लो, ए डी कर लो, बी डी भी कर सकते हो, नो डाउट, बी डी कर लो, ठीक। ए डी या बी डी, ए डी ही कर लेते हैं, चलो। ए डी बराबर 1 यूनिट, यानी ए डी जो होगा, ए डी जो होगा, यहाँ पे ए डी कर लो, ठीक। ए डी जो होगा वो ए बी का आधा होगा, ए बी का आधा होगा। समीकरण अब यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से। यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, ए सी बराबर ए डी बोल सकते हो। देखो, ए सी बराबर ए डी, ये ए सी है और ये वाला आपका ए डी है, क्या बराबर दिख रहा है, देखो तो, ये ए सी है और ये ए डी है। अगर ये दोनों बराबर होता तो दोनों एक ही पॉइंट पे होता, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर होता, अगर ए सी और ए डी अगर बराबर होता तो सी और डी दोनों एक ही पॉइंट पे होता, तब हम बोलते ए सी बराबर ए डी। लेकिन दोनों एक पॉइंट पे नहीं है, अलग अलग पॉइंट पे है, तो इसीलिए अब यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखोगे कि अतः अतः रेखाखंड रेखाखंड ए बी का एक और केवल एक मध्य बिंदु सी होगा, मध्य बिंदु सी होगा, ठीक है। चलो इसको आप मिटा दोगे, ये बस हम समझाने के लिए इतना किए, इसको नहीं लिखना। नेक्स्ट और आखिरी सवाल आज का हम लोग देखते हैं। बहुत ही अच्छा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही स्मूथली पढ़ाएंगे, एकदम धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा। जहां जरूरत पड़ेगा स्पीड बढ़ाने का वहां स्पीड हम लोग बढ़ाएंगे, जहां जरूरत नहीं है वहां नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, चलो छठा नंबर सवाल देखते हैं। आकृति 5.10, यही आकृति 5.10, ठीक है। AC बराबर BD, AC ये C है और ये B
AC बराबर BD। देखो ये क्या आ जाएगा आपका P और ये क्या आ जाएगा आपका D। ठीक है, आप बोलोगे ठीक है सर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फटाक से लिखेंगे, दिया है AC बराबर BD और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है AC बराबर CD। यही सिद्ध करना है। सवाल सही है, कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं है सवाल में? देखो एक बार चेक कर लेता हूँ। AC बराबर BD, AC बराबर CD। सवाल सही है बट हम पॉइंट ही उल्टा लिख दिए, फिगर नहीं बनाने की वजह से पॉइंट उल्टा लिख दिए। ठीक है, इसको थोड़ा सीधा करते हैं हम लोग। देखो ये वाला पॉइंट क्या है, B है, और ये वाला पॉइंट आपका C है। ठीक है, यही है। अब बोलोगे ठीक है सर, अब सही है, अब कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे देखते हैं, ये आपको निकालना। ठीक, अब यहाँ पे क्या करोगे, लिखोगे चूंकि AC बराबर क्या है, आप बोलोगे सर AC बराबर BD है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। ये क्या है, पूरा AC है। ठीक, ये पूरा क्या है, AC है। अगर हम AC में से इसको अगर माइनस कर दें, ये टोटल में से इसको माइनस कर दे तो क्या जाएगा, AB आ जाएगा। यस या नो? अब बोलोगे हाँ सर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे AB कर लेना भाई, टाइपिस्ट गलत कर दिया है। AB बराबर CD। देखो तो AC बराबर BD है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, AC में से आप BC घटा लो और BD में से भी आप BC घटा लो, BD में से भी आप BC घटा लो। तो AC देखो, यहाँ फिगर से देखो, अगर हम AC में से अगर हम BC घटा दिए तो क्या बचेगा, यही तो बचेगा। ये पूरा है, ये हटा दो, ये बचेगा। तो क्या आ जाएगा, AB बराबर BD। BD क्या है, देखो यहां से यहां तक क्या है आपका BD है, और BD में से आपने क्या किया, ये वाला BC घटा दिया, इसको हटा दिया, तो क्या बचेगा, यही तो बचेगा, यानी कि CD बचेगा। यही तो निकालने बोल रहा था, प्रूव हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत? क्या पढ़ा, हम यहाँ से स्टार्ट किए थे कि एनसीईआरटी क्लास 9 का मैथ पढ़ाते हैं, यूक्लिड के ज्यामिति का परिचय चैप्टर का नाम है, 5वां चैप्टर है हम लोग का, और ये प्रश्नावली 5.1 है, और एक ही वीडियो में खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या किए, पहला देखें, एक बार रिवीजन करवा देते हैं एकदम फास्ट में। पहला देखें कि एक बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। यहाँ पे हम लोग समझे कि एक मान लो पॉइंट है, इस पॉइंट से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, यानी कि ये गलत है। ठीक है, दूसरा हम लोग क्या किए, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली केवल दो बिंदुओं से होकर जाने वाली केवल एक ही रेखा हो सकती है, यहाँ हम लोग पे समझे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या किए, तो ये असत्य है। ठीक, कोई दिक्कत? आप बोलोगे जी नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आगे हम लोग समझे कि एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, तो आप बोलोगे हाँ सर बढ़ाई जा सकती है। लेफ्ट साइड भी बढ़ाया जा सकता है, राइट साइड भी बढ़ाया जा सकता है, यानी कि ये हमारा क्या है, सत्य है। ठीक है, आप बोलोगे हाँ सर सत्य है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, यही हम लोग देखें चौथा कि यदि दो वृत्त बराबर है तो हर चीज बराबर होगा, यानी ये भी सत्य है। नेक्स्ट, यहाँ पे दिखा है आपको कैसे प्रूव होगा, तो ए बी बराबर पी क्यू बराबर एक्स वाई दिया है, और सवाल में यहाँ पे दिया ही ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई। तो ए बी बराबर पी क्यू हम रखें, तो पी क्यू बराबर एक्स वाई ये भी दिया था, तो ए बी के जगह पे ए बी रखें और पी क्यू के जगह पे हम एक्स वाई रख दिए, यानी ये भी बराबर है, यानी कि सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग क्या देखें, ये सारा हम लोग एग्जाम्पल समझे और लिखे भी इसका परिभाषा। नेक्स्ट ये वाला, फिर ये वाला और फिर ये वाला। तीसरा और सातवां इंपॉर्टेंट नहीं है, और ना ही कभी पूछा है और ना ही कभी पूछा जाएगा जिंदगी में। ठीक है,
बाकी आप चाहो तो आंसर छाप सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करना दोस्त, बहुत ही मेहनत कर रहा है आप सभी के लिए, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, और खासकर मैथ मैथ में नहीं लेना है, क्योंकि 100% आपका स्कोर आने वाला है। बस हर एक दिन वीडियो देखते रहना, 7 बजे डेली शाम में आएगा, ठीक है। तो टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है, बस देखते रहो डेली डेली, एकदम तुरंत फटाफट बहुत फास्ट में उड़ेंगे हम लोग। आपका एग्जाम से पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आराम से बिल्कुल, और 1 मंथ रिवीजन के लिए भी बचेगा। टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी, ठीक है। थैंक यू, बाय।